Hello and welcome again to the next part of our accounting principle and concept that is accounting principle and concept part 2. So हमने अभी तक टोटल 6 प्रिंसिपल्स पढ़ लिए ओके एंड दोस वर वेरी बेसिक फॉर अस ओके. तो वो 6 के 6 कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल थे. सो आने वाले 6 कॉन्सेप्ट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड थोड़े ट्रिकी है समझने के लिए ओके. लेट्स फोकस इट ऑन वन बाय वन एंड द वेरी नेक्स्ट पार्ट फॉर दिस इज duality, or you can say it as dual aspect or duality principle. Now what exactly this principle means to us? Dual aspect, yes, हमने ये पहले भी पढ़ा है, ये पहले भी देखा है हमने. तो dual aspect मतलब क्या होता है? Every business transaction has a double effect. Every business transaction has a double effect. One is debited and the other is credited. मतलब क्या? हर ट्रांजेक्शन का दो पहलू होता है, एक लेफ्ट हैंड साइड, एक राइट हैंड साइड, एक डेबिट साइड, एक क्रेडिट साइड. वैसे ही मतलब एक डेबिट किया तो दूसरा क्या करना पड़ेगा गाइस? क्रेडिट करेगा. तो दैट्स हाउ इट्स वर्क्स ऑन अकाउंटिंग. मतलब क्या, हमें सेम अमाउंट का, सपोज करो मैंने प्रोडक्ट खरीदा है, तो सपोज करो 10,000 का मैंने प्रोडक्ट खरीदा है, तो उससे डेबिट भी करना पड़ेगा और क्रेडिट भी करना पड़ेगा. मतलब 10,000 का डेबिट भी होना चाहिए एंड 10,000 का क्या होना चाहिए गाइस? क्रेडिट भी होना चाहिए. मतलब दोनों तरफ क्या रहेगा गाइस? बैलेंस. सो दैट्स हाउ आवर प्रिंसिपल सेज दैट ड्यूअल इफेक्ट. मतलब हमें there is always a double effect, that is one is debited and the other one is credited. If the transaction is debited, the same should be credited with an equal amount. मतलब अगर सपोज करो कोई ट्रांजेक्शन हुआ और उसको डेबिट किया, उसी अमाउंट से उसको क्या करना पड़ेगा गाइस? क्रेडिट भी करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा गाइस? क्रेडिट. सो दैट इट्स बैलेंस, सो दैट देयर इज अ बैलेंस इन बिटवीन टू. दोनों में क्या रहेगा गाइस? बैलेंस. सो वी कैन से दैट एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू द लायबिलिटीज. अगर हम तराजू में तोले तो we can say it as assets and liability, दोनों का वजन क्या रहेगा? सेम. That's why we can say that हमारा बैलेंस शीट जो होता है उसमें दो ही पहलू होता है. Those are assets and the next was liability. Assets and liability. बैलेंस शीट क्या होता है गाइस? टैली होता है. बैलेंस शीट अगर टैली हो रहा है मतलब कहने से assets and liability का वजन एग्जैक्ट सेम है. So that's how this concept says that ये कॉन्सेप्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है बैलेंस शीट को टैली करने के लिए. ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि हमें कौन सा इफेक्ट करना चाहिए? इट हैज टू बी डबल इफेक्ट. डबल इफेक्ट मींस इफ वन थिंग इज डेबिटेड, अदर थिंग मस्ट बी क्रेडिटेड. ओके, सो दैट्स हाउ दिस प्रिंसिपल वर्क्स. और इसी प्रिंसिपल में हमें एक फॉर्मूला दिया है एंड द फॉर्मूला इज वेरी सिंपल गाइस. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी. एसेट इक्वल टू गाइस कैपिटल प्लस लायबिलिटी. हमने 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है. एक एसेट क्या होता है? कैपिटल प्लस लायबिलिटी. ओके, so is that very simple? Dual aspect you can say it as duality principle. मतलब क्या, हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कितने वे में पढ़ा जाता है? ड्यूअल वे, ड्यूअल एस्पेक्ट में. दैट इज वन इज डेबिटेड एंड द अदर इज क्रेडिटेड. ओके, लेट्स फोकस ऑन द नेक्स्ट पार्ट एंड द नेक्स्ट प्रिंसिपल ओवर हियर इज रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल. रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल? ओके, डोंट फोकस ऑन रिकॉग्निशन, ये बहुत बड़ा वर्ड है ऐसा लग रहा है आपको. जस्ट फोकस ऑन रेवेन्यू. व्हाट डू यू मीन बाय रेवेन्यू? रेवेन्यू सर मतलब क्या? खर्चा क्या होना चाहिए? ओके, लेट्स फोकस ओवर हियर. रेवेन्यू इज कंसीडर्ड एज बीइंग अर्न्ड ऑन द डेट व्हेन द गुड्स आर सोल्ड. मतलब क्या, इफ आई सोल्ड सम गुड्स, अगर एज अ बिजनेस और एज अ बिजनेसमैन इफ आई सोल्ड सम गुड्स, तो सामने वाला मुझे क्या देना चाहिए? ही हैज टू पे फॉर इट. ओके, ही हैज टू पे मनी फॉर इट. मतलब सामने वाला मुझे क्या देगा? पैसा पे करेगा. सो हम जब प्रोडक्ट बेचते हैं तो सामने वाला मुझे पैसा देगा. यस, अगर हम प्रोडक्ट उसको बेच देते हैं तो उसी टाइम पे वी हैव टू रिकॉर्ड आवर रेवेन्यू. मतलब उसी टाइम पे हमारा इनकम रिकॉर्ड होना चाहिए वेदर मनी इज रिसीव्ड और नॉट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, वेदर द मनी इज रिसीव्ड और नॉट. भले पैसा मिले या ना मिले, हमें रिकॉर्ड कर देना चाहिए. कब? इफ एंड ओनली इफ वी हैव सोल्ड द प्रोडक्ट टू दैट पर्टिकुलर पर्सन. हमने जब प्रोडक्ट बेच दिया, दैट्स इट, वी कैन से दैट हमें वो प्रोडक्ट का रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा, हमें उसका रेवेन्यू को रिकॉर्ड करना पड़ेगा. दैट्स हाउ दिस प्रिंसिपल सेज है. फॉर एग्जांपल, इफ आई हैव टू मेक एन एग्जांपल, सेल ऑन अप्रूवल नॉट रिकॉर्डेड एज रेवेन्यू अंटिल अप्रूव्ड बाय द कस्टमर. मतलब क्या, अगर सपोज करो मुझे सामने वाले बंदे को प्रोडक्ट बेचना है. ओके, इफ आई हैव टू सेल a particular product to a customer, और सपोज करो that particular customer, उस बंदे ने मुझे आके बोला है कि ठीक है मैं ये प्रोडक्ट आपसे खरीदूंगा.
और पक्का खरीदूंगा, 110% एश्योरिटी के साथ खरीदूंगा। मतलब क्या हम दोनों के बीच में लेन देन हुआ है क्या? नो। मैंने अभी तक उस पर्टिकुलर पर्सन को प्रोडक्ट बेचा है क्या? नहीं, उसको प्रोडक्ट बेचा नहीं है, उसने खाली मुझे एश्योरिटी दिया है कि मैं प्रोडक्ट खरीदूंगा। तो अगर एश्योरिटी के नाम पे अगर बात करूं, उसने तो 100% श्योर है, वो तो खरीदने वाला है, तो क्या मैं रिकॉर्ड कर दूं? नहीं। If and only if the products are recorded, if and only if the revenue are recorded, कब रिकॉर्ड किया जाएगा? जब उसको मैं बेच दूं, जब मैं उसको प्रोडक्ट हैंड ओवर कर दूं। ओके, तो दैट्स हाउ वी रिकॉर्ड द पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन इन अ बिजनेस इफ एंड ओनली इफ द प्रोडक्ट आर सोल्ड टू द कस्टमर। अगर मैंने उस बंदे को प्रोडक्ट बेच दिया और सपोज करो वो बंदे ने मुझे 10 दिन बाद की मोहलत मांगी है कि मैं 10 दिन बाद पे कर दूंगा, सो इज दैट अ ट्रांजेक्शन? यस। If is that I have sold the product to the customer? Yes, I have sold it. उसने पैसा दिया है क्या? नहीं। He will pay for me. If he will pay for it in future. वो मुझे पैसा कब पे करेगा? In future. तो that's how a concept says that. Again repeat करते हैं. Let's recall. Revenue is considered as being earned on the date when the goods are sold. If I sold the goods, मतलब revenue earn हो गया. Whether money is received or not, ये money receive हुआ या नहीं हुआ, that's not important. ये प्रोडक्ट सेल किया या नहीं किया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। फॉर एग्जांपल, सेल और अप्रूवल नॉट रिकॉर्डेड एज रेवेन्यू अंटिल इट इज अप्रूव्ड बाय द कस्टमर। अगर उसने अप्रूव कर दिया कि यस हमने प्रोडक्ट दे दिया, तो वी कैन से दैट वी हैव टू रिकॉर्ड इट। ओके, लेट्स फोकस ऑन द नेक्स्ट पार्ट एंड द नेक्स्ट प्रिंसिपल, दैट इज आवर कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। इसके ऊपर भी हमारा अकाउंटिंग का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा है, पहले ही स्टार्टिंग में बोला है कि अगर हमें अकाउंटिंग के बारे में पढ़ना है तो ये प्रिंसिपल्स भी आने बहुत जरूरी है। इन प्रिंसिपल्स के ऊपर ही हमारा अकाउंट्स चलता है, इन्हीं प्रिंसिपल के ऊपर हमारा अकाउंट्स आगे बढ़ता है। ओके, लेट्स फोकस इट ऑन वन बाय वन। व्हाइल रिकॉर्डिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाइल रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस और व्हाइल रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन, वी हैव टू एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड ऑल पॉसिबल लॉसेस। मतलब क्या, हमें खाली लॉस बताना है क्या? The answer is no, guys. We have to consider all losses, not all profits. हमें सारे प्रॉफिट्स नहीं बता रहे, बट अगर लॉस हो सकते हैं इन फ्यूचर तो वो जरूर बताना पड़ेगा, सो दैट हम इजीली टैकल कर पाए हमारे अकाउंटिंग पीरियड्स में। ओके, द नेक्स्ट पार्ट इज द इनकम स्टेटमेंट में शो। अगर हम सारे लॉसेस बताते हैं, सारे अधिकतर लॉसेस बताते हैं जो आने वाले फ्यूचर में हो सकते हैं, मे बी चांस हो सकते हैं, अगर हो सकते हैं मतलब कहने से दे आर अ बैड डेब्ट्स इन फ्यूचर, मे बी अ चांस। अगर हमें लॉस हुआ मतलब बैड डेब्ट्स होगा, मीन्स वो आगे आने वाले टाइम में बैड डेब्ट्स होगा। जरूरी नहीं है कि जगह पे बैड डेब्ट्स होगा, इट मे बी अ चांस इन फ्यूचर एज वेल। सो दैट इज आवर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट, दैट इज RDD। तो ये हमने रिजर्व करके रखा है कि हाँ ये डाउटफुल है, ये डाउटफुल डेब्ट्स है, तो ये आने वाले टाइम्स में हो सकते हैं, दैट इज आवर रिजर्व्स। तो हम वो रिजर्व करके रखेंगे, मतलब हमने लॉसेस को रिकॉर्ड किया। यस, अगर लॉस को रिकॉर्ड करते हो इट मींस दैट द इनकम स्टेटमेंट में शो लोअर इनकम। मतलब अगर लॉस को रिकॉर्ड कर रहे हो मतलब इनकम कम हो जाएगा। अगर इनकम कम हो जाएगा एंड बैलेंस शीट ओवरस्टेट द लायबिलिटी, मतलब अगर इनकम कम होगा मतलब लायबिलिटी बढ़ जाएगा, मतलब कर्जा बढ़ जाएगा। एंड अंडरस्टेट द एसेट, मे बी अ चांस। ये तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटी क्या, इनकम विल अंडरस्टेट, या फिर इनकम कम हो जाएगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी का मात्रा बढ़ जाएगा, या फिर अंडरस्टेट एसेट्स हो जाएगा, मतलब एसेट की मात्रा कम हो जाएगी। ये तीन पॉसिबिलिटी है, इनकम कम हो जाएगी, बैलेंस शीट में लायबिलिटी बढ़ सकती है, या तो एसेट्स में एसेट्स का डाउनफॉल चालू हो सकता है। सो दोस आर द पॉसिबल आउटकम्स if I records all the losses in the business, all the possible losses in the business. Okay, the next is this policy of recording, guys. This policy of recording is asking the accountant to play safe, right? to play safe, मतलब तू एकदम सेफ है। सारे के सारे लॉसेस अगर रिकॉर्ड कर रहा है, सारे के सारे अगर पॉसिबल आउटकम्स या फिर सारे के सारे अगर पॉसिबल लॉसेस रिकॉर्ड कर रहा है, इट मीन्स दैट तू आने वाले इनकम पे परफेक्ट नजर रख रहा है। That's how it's work. That's how it's very important to record all the possible losses, guys. खाली लॉस नहीं, it's all the possible loss. अगर लॉस पॉसिबल है, then only we have to record it. That's how the principle says. For example, if I say the closing stock in the business factory is valued at 25 rupees at the cost price. ये 25 rupees cost 25,000 rupees at cost price. Suppose करो closing stock means what?
at the end of business year, at the end of fiscal year, at the end of financial year जो हमारे पास प्रोडक्ट बच जाता है, that is known to be as a कौन सा प्राइस, that is known as क्लोजिंग स्टॉक. कौन सा स्टॉक होता है गाइस? क्लोजिंग स्टॉक. तो क्लोजिंग स्टॉक सपोज करो 25,000 है एट कॉस्ट प्राइस, एंड वही कॉस्ट वही 25,000 का 35,000 हो गया मार्केट प्राइस. मार्केट में अब उसकी प्राइस क्या चल रही है गाइस? 35,000. तो क्या हमें 35,000 पे रिकॉर्ड कर देना चाहिए? हमने 25,000 में खरीदा है, ओके, एंड प्राइस एट प्रेजेंट इज नथिंग बट 35,000 इन मार्केट. सो हमें क्या 35,000 बदल देना चाहिए? 25 से 35 पे आ जाना चाहिए? नहीं. What this principle says? It says that record all the possible losses. Okay? And अगर हम इसके बीच में एक और कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, that is our cost concept. मतलब कहने से we have to record the business transaction as per cost. Yes, sir. अगर यहाँ पर 25,000 है और अगर यहाँ पर 35 नहीं, इससे कम हो जाता है, 25,000 से कम हो जाता, मतलब 20,000 हो जाता. So in this case, what we have to do? Yes, the answer is very simple, guys. 25,000 पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, फिर हम 20,000 पे रिकॉर्ड करेंगे. Okay, that's how our concept says about कौन सा प्रिंसिपल? कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल. कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल क्या बोलता है हमें कि रिकॉर्ड ऑल द पॉसिबल लॉसेस. मतलब 25,000 से अगर 20,000 में भी चांस हो जाता है, तो 25 नहीं, हमें 20,000 पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा. अबाउट कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल. ओके, लेट्स फोकस इट one according to the one by one. While recording the business transaction, we have to record all the possible losses, okay. The income statement, according to this, as per this, the income statement will lower down your income, and balance sheet में liability की मात्रा कम हो जाएगी, liability की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, और मे बी चांस एसेट की मात्रा कम हो सकती है. But the policy of recording is asking the accountant to place it, guys, you place it. But if I consider with an example, if I have a cost price of a closing stock as 25,000 and its market value changes to be as 35,000, but I have to record the closing stock of a business by 25,000 only, according to the conservatism principle. Okay, let's focus on the next important principle over here. Is nothing but full disclosure principle. अब full disclosure principle मतलब क्या? इस principle के नाम से ही पता चलेगा कि we have to disclose all the things. We have to disclose all the materiality in our business. Okay, let's focus on it. According to this principle, there should be a complete and understandable reporting on the financial statement of all the significant information relating to economic affairs of the entity. मतलब क्या? मतलब suppose करो हमारे business में जो भी चीजें हो रही है, okay, जो भी पॉलिसी, जो भी डॉक्यूमेंट्स, जो भी लेन देन, जो भी प्रॉफिट, जो भी एसेट, जो भी लायबिलिटी, जो भी डॉक्यूमेंट्स हमने लिए हैं, वो प्रॉपरली अगर हमने डिस्क्लोज किया है अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक अफेयर्स, हमने सारी की सारी चीजें डिस्क्लोज किया है, देन वी कैन से दैट वी आर शोइंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू टू द पब्लिक. सो दैट्स हाउ ऑल द इंफॉर्मेशन आर डिस्क्लोज. अगर हम जो भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करते हैं शुड बी रिलेवेंट. जो भी डिस्क्लोज कर रहे हैं वो रिलेवेंट होना चाहिए, वो एग्जैक्ट सेम होना चाहिए, वो एग्जैक्ट होना चाहिए जो हम बता रहे हैं, जो हम प्रोडक्ट बिजनेस में बेच रहे हैं, जो भी हम लेन देन कर रहे हैं, दैट इज नोन एज रिलेवेंट. रिलायबल होना चाहिए, वो एक दूसरे के ऊपर रिलायबल भी होना चाहिए. इट हैज टू बी कंपेरेबल. अगर लोग देखे तो दे हैव टू कंपेयर इट, राइट. जो भी हमारे बैलेंस शीट देखता है एज अगर न्यूज़पेपर में हम हमारी बैलेंस शीट पब्लिश करते हैं तो सामने वाला ऑब्जर्वर वो हमारी बैलेंस शीट ध्यान से ऑब्जर्व करेगा और शायद से कंपेयर भी करेगा लोगों के बीच में. इट हैज टू बी इजीली कंपेरेबल एंड अंडरस्टूड. मतलब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? अंडरस्टूड. वो सामने वाले को पता भी चलना चाहिए. It has to be understandable. All the concerned authority means all the concerned authority को understood होना चाहिए. So this is very important. क्या चार चीजें है? That is relevant होना चाहिए, reliable होना चाहिए, comparable होना चाहिए and understandable. Okay, so that's how our principle says that ये principle हमें सिखाता है कि हमें क्या करना चाहिए, सारी की सारी चीजें fully disclose करनी चाहिए सारे लोगों के बीच में, so that we are showing a true and fair view to the public, guys. Okay. Let's focus on the next important principle, that is our materiality principle. Now guys, this is very important और अधिकतर पब्लिक्स को और अधिकतर लोगों को ये समझ में नहीं आता. That's how this is very tricky, guys. It says that according to this principle,
financial statements should be disclose all the material items might influence the decisions of the users of financial statements. मतलब क्या, मतलब हमारा बिजनेस एज ए बिजनेस अगर रन कर रहे हैं हम बिजनेस, तो वी हैव टू शो ऑल द मटेरियल डिस्क्लोजर्स. तो हमें सारे मटेरियल आइटम्स के बारे में बताना पड़ेगा. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मटेरियलिटी? हेंस एनी आइटम व्हिच इज नॉट सिग्निफिकेंट, आगे बढ़ते हैं. हेंस एनी आइटम व्हिच इज नॉट सिग्निफिकेंट एंड इट इज नॉट रिलेवेंट टू द यूजर्स एंड नीड नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. मतलब इस स्टेटमेंट को पढ़ते ही पता चलता है मटेरियलिटी मतलब वो सारी चीजों को हम मद्देनजर रखेंगे, वो सारी चीजों पे हम फोकस करेंगे, वो सारी चीजों को हम रिकॉर्ड करेंगे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. जो रेलेवेंट है उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा और जो इररिलेवेंट है उसको रिकॉर्ड करने से कोई फायदा नहीं है. उन सारी चीजों को रिकॉर्ड करने से कोई फायदा नहीं है. दैट्स वेरी बेसिक पार्ट ऑफ मटेरियलिटी. मटेरियलिटी बोलता है कि वी हैव टू डिस्क्लोज ऑल द थिंग्स, we have to disclose all the things which are very relevant to us, and we are supposed not to disclose all the things which are not relevant to us. Okay, and the next part is this principle is basically exception to the full disclosure principle. हमें full disclosure principle बताता है कि हमें सारी चीजें बतानी है, and ये principle बताता है कि जो important है वो बतानी है. तो ये जो principle है materiality, yes, this is an exception. ये हमारे लिए क्या है? exception है. Okay. So next part is an item material to one person may be immaterial to the another person. Yes, this point is very important. अगर कोई पार्ट मटेरियल है, अगर कोई पार्ट इंपॉर्टेंट किस व्यक्ति के लिए होता है, सपोज दिस पर्टिकुलर पार्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर पर्सन ए, so it may be a chance कि ये पार्ट बी के लिए इंपॉर्टेंट ना हो, बी के लिए रेलेवेंट ना हो, इररिलेवेंट हो. यस, मे बी a chance हो सकता है. So this is our principle says according to the materiality, according to this principle, financial statements should disclose all the material items may influence the decisions of the users of financial statements. Hence, we can say that any item which is not significant or which is not relevant to the users are need not to be recorded in the financial year. This principle is basically an exception to the law. You can say exception to this principle. Okay, let's focus on the last principle and last concept of the accounting principle. That is our मैचिंग कॉन्सेप्ट. मैचिंग मतलब क्या हमें मैचिंग करना पड़ेगा? यस, वी हैव टू मैचिंग, बट वी हैव टू मैच इन वेरी डिफरेंट मैनर. ओके, दैट इज एज पर दिस कॉन्सेप्ट. अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, द एक्सपेंसेस ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड आर मैच अगेंस्ट ईच अदर. ओके, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, the expenses of an accounting period are matched against relevant revenue rather than received cash or paid cash. This ensures a true and fair profitability of the financial position. मतलब क्या? इसके मतलब exactly what this principle means to us. It says that इसका मतलब क्या? अगर suppose करो हमें कोई भी transactions occur किया, okay? Say for example, if I purchase an asset of 10,000 rupees, if I purchase some asset of 10,000 rupees, तो 10,000 का क्या करूंगा मैं? एक तो किधर रखूंगा? एसेट की तरफ. दूसरा, मैंने अगर प्रोडक्ट खरीदा है, मैंने अगर एसेट खरीदा है, मीन्स कले से मैंने अपनी तरफ से पैसा भेजा है. यस, आई हैव पेड फॉर इट. मैंने कितना रुपया पे किया होगा? मैंने 10,000 रुपीज ही पे किया होगा. द नेक्स्ट पार्ट, द वेरी फर्स्ट पार्ट इज करें से मैंने 10,000 का एसेट खरीदा है, मतलब एक तो एसेट में दिखेगा कितना रुपया? 10,000, और दूसरा कोई और दिखेगा जो कितना रुपया दिखेगा? 10,000. मतलब कहने से अगर सपोज करो मैंने सारी की सारी चीजें रिकॉर्ड कर दी है और मुझे पता ही नहीं है, और अगर मुझे जानना है कि व्हाट एग्जैक्टली दिस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन कहां से आया, तो हम सबसे पहले किस पे फोकस करेंगे गाइस? फिगर्स पे. हम नंबर्स को देख के देखेंगे, हम नंबर्स को देख के पता करेंगे कि वो अमाउंट कहां से आया है. तो 10,000 एक तो एसेट पे लिखा होगा और दूसरा 10,000 शायद कोई और दिखा रहा होगा. तो ये दोनों चीज किसके ऊपर बेस्ड है? हमने क्या खरीदा है? एसेट. तो हमने क्या किया है? दोनों अमाउंट्स को क्या किया है? मैच किया. तो मैचिंग कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट होता है. फटाफट देखने से, फटाफट देख के पता चलता है कि यस, ये एसेट मैंने जो परचेज किया है तो कितने रुपए में परचेज किया और कौन से टाइम पे परचेज किया. तो दैट्स आवर मैचिंग कॉन्सेप्ट इज. मैचिंग मतलब क्या? अमाउंट मैच, क्या मैच करना? हमें अमाउंट मैच करना. सो टिल नाउ वी हैव डन विद ऑल द बेसिक प्रिंसिपल एंड दैट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. ओके, तो ये सारे के सारे प्रिंसिपल्स हमें बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, दैट्स ऑल. थैंक यू.